जय महाकाल गाइस, मीन्स की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ। वर्ण व्यवस्था, उपनिषद, मगध, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद और खालवेल के बारे में हमें 3 मार्कर में लिखना है। तो अब 5 मार्कर्स देख लेते हैं हम, जो कि है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से 600 BC तक रहा है। इनकी हमें सामाजिक दिशाएं बतानी है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है। उत्तर वैदिक काल में व्याप्त राजनीतिक तंत्र की पर टिप्पणियां करना है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विकास हेतु उनका वर्णन कर रहा है। तो हम ये उत्तर वैदिक काल में पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आता है हमारा महाजनपद काल के ऊपर हमें एक लघु लेख लिखना है। और उत्तर वैदिक काल की संस्कृति साहित्य हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन हमें एक आज करने हैं। ये वाले क्वेश्चन जो महाजनपद काल से संबंधित हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। सामान्य परिचय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख हमें प्राप्त होता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। तो हमें महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जो कि क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। पूर्व वैदिक कबीले उत्तर वैदिक काल में महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो जो पहले वैदिक काल में क्या हुआ था, जो कबीले थे वो अब उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए हैं? जनपद बन गए। और जनपदों से मिलकर क्या बन गई? महाजनपदें बन गई। गार्डन चाइल्ड ने इसे भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति कहा है। तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि ये भारत की क्या है? द्वितीय नागरिक क्रांति, मतलब नगरीय क्रांति है। क्योंकि पहली कौन सी थी? हड़प्पा थी। दूसरी कौन सी है? तो महाजनपद है। महाजनपद में सबसे शक्तिशाली थी मगध। देखिए सबसे पहले आता है 6वीं शताब्दी से के ईसा पूर्व हमारी 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 जनपदें किस ग्रंथ में हमें इनका उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें हमें मिलता है महाजनपदों का उल्लेख। पूर्व वैदिक काल में जो कबीले थे वो उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए थे? जनपद बन गई थी। और जनपदों का ही एक बड़ा रूप है और बहुत सारी जनपदों से मिलकर बना था महाजनपद। जो गार्डन चाइल्ड है उनने कहा था कि जो भारत की जो द्वितीय नगरीय क्रांति है वो है महाजनपद काल। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद थी उसका नाम था मगध। तो कितनी जनपदें थी? तो महाजनपदें थी 16 महाजनपदें थी, जो कि उत्तर भारत में इसका केंद्र था। चलिए हम 16 जनपदों को देख लेते हैं, क्योंकि 16 जनपदों का ही वर्णन हमें मिला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय थी। पहले आती हैं जनपद, उनके शासक कौन थे, उनकी राजधानियां क्या थी और उनके वर्तमान में वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो पहली महाजनपद क्या है? अंग। इनकी हमने ट्रेक दी है तो आप इनको वहां से देख सकते हैं या फिर मैं अभी ही बता सकती हूँ। तो अंग में क्या करते हैं अपन? चंपी करते हैं। तो इनकी राजधानी थी चंपा। और अभी बिहार भागलपुर में मुंगेर में यह स्थित है। और इसके शासक थे ब्रह्मदत्त। अंग कैसा होना चाहिए? ब्रह्मा के जैसा होना चाहिए, जो चंपा की खुशबू आए बिल्कुल एकदम। तो चंपा इनकी राजधानी और ब्रह्मदत्त इनके शासक थे। अभी कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में यह स्थित है। फिर आता है वज्जी। बज्जी नहीं बची है वैशाली, और जो कि कहाँ पर है? वैशाली और अंग ये दोनों थे बिहार में। तो बज्जी क्या है? बाजी नहीं जीती है। कौन? वैशाली नहीं जीती है, इसलिए नहीं बची है। तो बिहार में यह स्थित है। अंग चंपा में है। अंग की कैपिटल क्या है? चंपा है। ब्रह्मदत्त यहाँ के शासक थे और बिहार में है। बज्जी क्या है? तो वैशाली वहाँ की राजधानी है और ये बिहार में स्थित थी। अब आता है काशी। काशी में अनुसेन बायर यहाँ के शासक थे और इसकी कैपिटल क्या थी? काशी की कुशीनगर। काशी की क्या थी? कुशीनगर थी। और यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार में पाई जाती है काशी। फिर आता है कौशल। इसके शासक थे प्रसेनजीत। और शरावती अयोध्या इसकी कैपिटल थी। कौशल की कौन सी थी? शरावती अयोध्या। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में ये पाई जाती है। श्रावस्ती कौशल में पाई जाती है। देखो काशी क्या है? तो काशी की हो गई कुशीनगर, क्योंकि अपन काशी में क्या जाते हैं? कुश सिराने जाते हैं। जब किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है हम काशी में उनकी अस्थियां सिराने जाते हैं, तो कुश ही सिराने जाते हैं। तो कुशीनगर इसकी कैपिटल है। और बानर और अनुसेन मतलब आगे का जो उनका जन्म है उनके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली हुई थी। कौशल्या किनकी माता थी? राम की माता थी। और राम कहाँ पे थे? अयोध्या में थे। तो कौशल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती अयोध्या और श्रावस्ती जिले में पाई जाती है। और प्रसेनजीत इसके शासक थे। अब आता है मल्ल।
तो मल्ल राजवंश यहाँ पर रहे हैं और कौशाम्बी इनकी कैपिटल थी। तो कौशाम्बी, कोशों का धन था इनके पास। वत्स क्या है, सॉरी मल्ल, मल्ल क्या है, मल्ल राजवंश रहा है और इनकी कैपिटल थी वाराणसी। मल्ल कहाँ पर है, वाराणसी में है। वाराणसी में कौन है, हमारे विश्वनाथ स्थित है वाराणसी में। तो वहां पे मल्ल राजवंशों ने बनाया। उत्तर प्रदेश बनारस में ये स्थित है मल्ल। फिर आता है बस, यह इनके थे उदयन शासक थे और कौशाम्बी इनकी कैपिटल थी। वस की क्या थी, वस करो अब कोशा में भरना, कोश में भरना बंद करो। तो कौशाम्बी, और इनकी कैपिटल तो पता है, बस की कैपिटल है कौशाम्बी और इसके शासक कौन है, उदयन। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में यह फैली थी। देखिए मल्ल, मल्ल कहाँ पर है, वाराणसी में है और बनारस में यह स्थित है। मल्ल शासक थे। वस क्या थे, कौशाम्बी इनकी कैपिटल है, उदयन इनके शासक थे और इलाहाबाद में ये पाए जाते हैं। पांचाल, पांचाल क्या थे, द्रौपद यहाँ के शासक थे पांचाल के और अहिछत्र इनकी कैपिटल थी और उत्तर प्रदेश के बरेली में ये पाए जाते हैं। तो पांचाल, पांचाली पता है, द्रौपदी उनका नाम था, पांचाली का नाम क्या था, द्रौपदी, और फिर मतलब द्रौपदी यहाँ के शासक थे और हमेशा वो छत्र लेकर चलते थे। तो अहिछत्र इनकी कैपिटल थी और उत्तर प्रदेश के बरेली में ये पाए जाते हैं। फिर आते हैं सूरसेन। सूरसेन ये इनकी कैपिटल थी मथुरा, क्योंकि सूरसेन कहाँ, मतलब जो उग्रसेन आपने नाम सुना होगा, जो कि किनके पिताजी थे, कंस के पिताजी थे। उग्रसेन कहाँ के थे, मथुरा के थे। तो उत्तर प्रदेश मथुरा में ही पाई जाती है और अवंती पुत्र यहाँ के शासक थे सूरसेन, बहुत ज्यादा सूरवीर थे अवंती पुत्र। फिर आते हैं कुरु, इनकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ और यह मेरठ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कुरु, जिनके शासक कौन है, कौरव, कौरव वहाँ के कुरु के शासक थे और इंद्रप्रस्थ इनकी कैपिटल थी और उत्तर प्रदेश दिल्ली मेरठ वाला एरिया इनके पास आता था। फिर आते हैं अवंती, जहाँ पर आते हैं चंद्रप्रघोत और उज्जैनी मध्य प्रदेश में यह स्थित थी और उज्जैनी खरगोन तक यह फैली हुई थी। फिर आते हैं चेदी, चेदी के थे उपचार और यहाँ पर थी सुक्तिवती। चेदी की क्या कैपिटल थी, सुक्तिवती। जब बिल्कुल एकदम से चाल कौन जब सुख नहीं रही थी तो सुक्तिवती चेदी। चेदी मतलब ज्यादा चाल किन पे चलती, जिनकी ज्यादा शुद्ध नहीं रहती उनके ऊपर चालें चली जाती थी। तो सुक्तिवती इसकी कैपिटल थी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड जो एरिया है वहां पे पाई जाती है चेदी जनपद। फिर आती है मत्स्य, मछलियां कैसी होती है, एकदम विराट होती है। तो विराटनगर इनकी कैपिटल थी, विराट यहाँ के शासक थे और राजस्थान जयपुर में यह पाई जाती है। तो राजस्थान जयपुर में एक ही पाई जाती है जिसका नाम क्या है, मत्स्य जनपद है। फिर आती है अस्मक, अस्मक की कैपिटल थी पोतना, ये पोतनी थी। तो ये अश्मक क्या थी, हमेशा अस्मक ज्यादा नहीं रहते, अस्मक तो ये क्या है, अश्मक पोतनी, हमेशा पोते रहते हैं। अस्मक यहाँ के शासक थे और ये कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मतलब आंध्र प्रदेश की पहली ही है तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है अस्मक। कुछ भी बेचारे नहीं देख पाते हैं तो अस्मक, और यहाँ की है पोतनी, ज्यादा कुछ भी पोतते रहते हैं क्योंकि उनको दिखता तो है नहीं। तो अश्मक पोतनी वहाँ की कैपिटल थी और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फिर आते हैं गंधार, गंधार कहाँ पे थी, तो तक्षशिला यहाँ की कैपिटल है और चंद्रवर्मन यहाँ के शासक थे। गंधार कहाँ पे स्थित है, छत्र मतलब तक्षशिला इसकी कैपिटल है और चंद्रवर्मन यहाँ के शासक थे और यह कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान रावल क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती है कम्बोज, बोझ से हमेशा कौन रहता है, हाटक, जो हाटक होते हैं वो हमेशा उनके बोझ रखा रहता है। तो राजपुर और जो हाटक है वह कम्बोज की कैपिटल थी और पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। तो पाकिस्तान में दो हैं, पहली कौन सी, गंधार और कम्बोज। गंधार की कैपिटल है तक्षशिला, कम्बोज की है हाटक या राजपुर। और गंधार की मतलब गंधार के शासक कौन थे, चंद्रवर्मन थे। अब आते हैं मगध, यहाँ के शासक थे बिंबिसार और शिशुनाग। राजगृह पाटलिपुत्र और वैशाली इसकी कैपिटल रही है और बिहार पटना में यह स्थित थी। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जो महाजनपद है सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। बिहार में है 3, पहली है अंग, बज्जी और मगध, ये है बिहार में। एक है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है अश्मक। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है एक, मध्य प्रदेश में है एक जिसका नाम है अवंती और चेदी मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, पहली कौन सी है, काशी जिसकी कैपिटल क्या है, कुशीनगर। फिर है कौशल जिसकी कैपिटल है जिसकी है कौशल है श्रावस्ती। अयोध्या यह भी उत्तर प्रदेश में है। मल्ल इसकी है कैपिटल वाराणसी और ये पाई जाती है बनारस में। वस इसकी कैपिटल है कौशाम्बी और यहाँ भी
उत्तर प्रदेश में स्थित है। पांचाल जिसकी कैपिटल है अहिछत्र और ये भी उत्तर प्रदेश के बरेली में पाई जाती है। फिर आते हैं सूरसेन, इनकी कैपिटल थी मथुरा और ये भी मथुरा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर आते हैं कुरु जो कि दिल्ली इंद्रप्रस्थ में पाई जाती है। और विराटनगर यह राजस्थान में थी जिसकी मतलब महाजनपद क्या है, मत्स्य है। कंबुज और गंधार ये दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान में थी। अस्मक कहाँ पे थी, आंध्र प्रदेश में थी और इसकी कैपिटल थी पोतनी। और अंग कैसे होने चाहिए, ब्रह्म के जैसे होने चाहिए, इसलिए इसकी कैपिटल क्या है, चंपा है और यह स्थित है बिहार में। फिर आते हैं बच्ची नहीं बिल्कुल बच्ची तो वैशाली नहीं बच्ची तो वैशाली की कैपिटल नहीं, बज्जी की कैपिटल है वैशाली और ये भी बिहार में पाई जाती है। फिर आती है काशी में हम क्या जाते हैं, कुशी सराने जाते हैं तो कुशीनगर इसकी कैपिटल है। और काशी में राजा कौन से, बानर थे और अनुसेन थे जो कि उत्तर प्रदेश बिहार में है। फिर आती है कौशल, यह श्रावस्ती और अयोध्या इसकी राजधानी है और यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत। मल्ल कहाँ जाएंगे, हम करने जाएंगे हम वाराणसी मल्ल करने और वहाँ के मल्ल राजवंश है और पाई जाती है उत्तर प्रदेश बनारस में। फिर आते हैं वत्स, ज्यादा हमेशा कोशों का वश मतलब कोश ज्यादा मत भरो बस, तो वंश की कैपिटल है कौशाम्बी और यहाँ के शासक थे उदयन और उत्तर प्रदेश बिहार में ये पाई जाती है। फिर आती है पांचाल, तो पांचाली हमेशा लेके चलती थी छत्र, तो इनकी कैपिटल है क्या, अहिछत्र और यह द्रौपद इनका नाम था, तो द्रौपद यहाँ के शासक थे और उत्तर प्रदेश बरेली में ये पाई जाती है। फिर आते हैं सूरसेन, इसकी कैपिटल थी मथुरा और यहाँ के शासक थे अवंती पुत्र जो कि उत्तर प्रदेश बिहार में पाई जाती है। अब आते हैं कुरु, यहाँ के शासक थे कौरव और इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी थी जो कि दिल्ली बिहार में फैली हुई थी। फिर आते हैं अवंती के शासक थे चंद्रप्रगोत, यह उज्जैन इसकी कैपिटल थी और यह मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। चेदी यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती थी, इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और उपचार इसके और यहाँ की कैपिटल थी। फिर आता है मत्स्य जिसकी है विराटनगर, इनकी कैपिटल थी। जयपुर में ये पाई जाती है और विराट यहाँ के शासक थे। अब आते हैं अस्मक, इसकी कैपिटल थी पोतनी। अस्मक आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गंधार के शासक थे चंद्रवर्मन और तक्षशिला इसकी कैपिटल थी। पाकिस्तान रावलपिंडी में ये पाए जाते हैं। कंबोज यहाँ के शासक थे घाटक इसकी कैपिटल थी और पाकिस्तान भारत में ही पाए जाते हैं। फिर आते हैं मगध, बिंबिसार, शिशुनाग, यहाँ की कैपिटल है राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और बिहार के पाटन में ही पाई जाती है, मतलब बिहार की पटना में ही पाई जाती है। मगध महाजनपद मतलब सबसे हमने पढ़ी है 16 महाजनपद, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन सी थी, मगध थी जिसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी और वैशाली भी रही है और यह यहाँ पर बिंबिसार और शिशुनाग वहाँ के शासक थे। अब हम इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि मगध थी क्या। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उत्कर्ष हुआ था। 16 जनपदों में से एक महान जनपद थी। संपूर्ण उल्लेख हमें इसका सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत का संपूर्ण राज्य इसके अंतर्गत आता था। भारत का प्रथम साम्राज्य होने का गौरव हमें किसको मिला है, तो मगध को मिला है। राजगृह की 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो अवध का दुर्ग था और इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। चलिए देखिए हम देखते हैं 6वीं शताब्दी पूर्व इसका उत्कर्ष हुआ था मगध महाजनपद का। 16 जनपदों में सबसे महान और सबसे बड़ी महाजनपद थी। सबसे पहले उल्लेख हमें इसका मिला था अथर्ववेद में, अर्थ से जुड़ी हुई थी। उत्तर भारत में सब ही जितने भी राज्य हैं वो इसके अंतर्गत ही आते थे। सबसे महान या फिर भारत का प्रथम साम्राज्य होने का गौरव किसको प्राप्त है, मगध को है। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक अवैध किला माना जाता है और इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। अब हम देखते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था थी कैसी। संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। कृषि का अत्यधिक विकास हो गया था क्योंकि वहां से हथियार वगैरह बना सकते थे। कृषि का अत्यधिक विकास हो गया था। नदियों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी, नदियां थी वहां पे, नहरें लोगों ने डालनी और यहाँ पे संसाधन भी बहुत सारे थे, खनिज वगैरह भी थे। लोहा और खनिज की उपलब्धता थी।
शिल्प उद्योग बढ़ रहा था, विकास भी हो रहा था क्योंकि यहाँ से खनिज इनको मिल गए थे। व्यापार का विकास हो रहा था क्योंकि शिल्प उद्योग अच्छा है, खनिज यहाँ पर है तो व्यापार भी विकास होगा। आंतरिक व्यापार पर कर प्रगति हो रही थी, मतलब जो आंतरिक व्यापार थे उनमें कर की प्रगति भी हो रही थी। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का सर्वाधिक महत्व था। यहाँ पे जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वो हमें सबसे ज्यादा उल्लेख कहाँ पे मिलता है, मगध जनपद में मिलता है। वन संसाधनों की उपलब्धता सुगम और यातायात थे वहां पे, मतलब छोटा नागपुर का पठार है वो बहुत ज्यादा जंगली एरिया था, बिहार पटना वाला, तो वहां पे इनको जो वन संसाधन है वो भी अच्छे से मिल जाते थे। तो चलिए हम आर्थिक व्यवस्था देखते हैं इनकी फिर से। कैसे? संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, संसाधन अच्छे हैं तो भैया उत्खनन भी अच्छा होगा, कृषि का विकास अच्छा हो रहा था, नदियों से सिंचाई उत्तम व्यवस्था चल रही थी, लोहा और खनिज की उपलब्धता थी, शिल्प व्यवस्था अच्छी थी तो व्यापार भी अच्छा था। व्यापार अच्छा होगा तो हमें कर में भी प्रगति होगी, कर में अच्छा मिल रहा था, व्यापार अच्छा हो रहा था तो कुछ बंदरगाह भी होंगे, तो सबसे ज्यादा हमें वर्णन मिलता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह का। यहाँ पे वन संप्रदा की उपलब्धता भी बहुत सुगमता से मिल जाती थी और यातायात भी सुगम था। अब आती है राजनीतिक व्यवस्था। शक्तिशाली राजवंशों में से एक था, मतलब ज्यादा शक्तिशाली राजवंशों में से एक था, पहला साम्राज्य था, सबसे बड़ा, सबसे महान महाजनपद थी। युद्धों द्वारा साम्राज्य का इन लोगों ने विस्तार किया था। लोहे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे, बड़े हाथी वाली सेना का प्रयोग किया था, मजबूत लकड़ी से रथों का निर्माण किया गया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों ने यहाँ पे नेतृत्व किया है, मतलब बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राट का यहाँ पर नेतृत्व देखने को मिलता है। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, मतलब पूरा साम्राज्य कैसा होता था, यहाँ पर प्रशासन कैसा था, केंद्रीकृत था। समाजवादी सोच एवं शक्तिशाली सेना थी, समाजवादी मतलब साम्राज्यवादी सोच थी, मतलब साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, और शक्तिशाली सेना भी थी कि उनका सोच को पूर्ण कर सके। और अशोक की शांतिवादी नीतियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और सेना की सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली सेना थी इनके पास। चलिए हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। पहली क्या थी? शक्तिशाली साम्राज्य था, युद्ध द्वारा इन लोगों ने साम्राज्य का विस्तार किया था, युद्ध के लिए अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, बड़े हाथियों की सेना थी, मजबूत लकड़ी के बने हुए रथ का निर्माण करते थे ये। यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक जैसे महान सम्राटों का नेतृत्व मिला है। केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी, साम्राज्यवादी सोच एवं शक्तिशाली सेना थी इनके पास। अशोक की हमें शांतिवादी नीतियां भी इनके हमें राजनीति मिलती हैं देखने के लिए, और सेना में बड़ी शक्तिशाली सेना देखने को मिलती है। अब आता है यहाँ पे धार्मिक विकास, कि कैसे धर्म का विकास हुआ इनके यहाँ पर, कि किस धर्म को संरक्षण दिया। तो भिक्षु, ऋषि एवं ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था, सबसे ज्यादा महान माने जाते धार्मिक के तौर पर। भिक्षु भ्रमण पर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जितने भी भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो भ्रमण करते क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। जैसे कि महान बड़े बड़े धर्म जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, यह इनका उदय कहाँ पे हुआ है, मगध में हुआ है, और संरक्षण ही ज्यादा मगध में दिया है। तो मतलब धर्म सर्वोपरि था, तो ब्राह्मण, ऋषि और भिक्षु सब स्वतंत्र थे और सब सर्वोपरि थे। ऋषि वनों में रहकर आश्रम व्यवस्था का पालन करते थे, जो ब्राह्मण पुरोहित का काम करके पूजा पाठ करते थे। अनुकूल धार्मिक स्थिति रही है, मतलब धर्म सहिष्णु थे। बौद्ध भी अपने चरम उत्कर्ष पर था इस समय, जैन भी अपने उस पर था, चरम उत्कर्ष पर। मतलब ब्राह्मण भी देखा जाए तो अच्छे थे, क्योंकि इन लोगों ने शैव धर्म भी अपनाया है, कई शासकों ने जैन धर्म भी अपना चुके हैं, बौद्ध धर्म भी अपना चुके हैं, मतलब सभी अच्छे से चल रहा था। तो तीनों सर्वोपरि थे। भिक्षु भ्रमण करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। ऋषि जो थे ब्राह्मण धर्म वाले, वो वनों में जाकर रह सकते थे और अपने आश्रम व्यवस्था का पालन कर सकते थे। पुरोहित ब्राह्मण पूजा पाठ कर सकते थे और सारी जो धार्मिक स्थितियां हैं वो उनके अनुकूल ही चलती थी। अब आते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के, समाज कैसा था। तो भौगोलिक स्थिति ने सामाजिक दृष्टिकोण निर्धारित किया था, मतलब जो भौगोलिक स्थितियां हैं वहां की, उनने सामाजिक दृष्टिकोण निर्धारित किया था। ब्राह्मणवादी मान्यताओं का कम प्रभाव था, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था इस समय, तो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो थोड़ी सी कम प्रभाव दिखता है वहां पर। वर्ण आश्रम व्यवस्था का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा था। जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, उसका कठोरता से पालन नहीं किया गया, क्योंकि धर्म सहिष्णु पूरी समाज है, तो इनका ज्यादा कठोरता से पालन नहीं किया गया है। 4 वर्गों की जनता को सेना में भर्ती थे, मतलब जो चारों वर्ग थे, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र हैं वो तीनों वर्ग जो थे वो मतलब सेना में भर्ती हो सकते थे। जनसंख्या की बहुलता थी, मतलब बहुत सारी जनसंख्या थी, इसलिए वहाँ जनपद इसको कहा जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था कैसी है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति ने इसका दृष्टिकोण निर्धारित किया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए क्या था, ब्राह्मणवादी जो मान्यताएं थी वो कम प्रभावित हो रही थी। वर्णाश्रम व्यवस्था कठोरता से नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं होगा तो वर्ण ज्यादा अच्छे से नहीं चल रहा था। लेकिन चारों वर्णों के लोग सेना में भर्ती हो सकते थे और जनसंख्या की ज्यादा बहुलता पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम संक्षिप्त टिप्पणियां। गणतंत्रों का अस्तित्व था, इसमें टिप्पणी। 6वीं शताब्दी में 16 जनपदों में राजकीय संरचना, गणतीय शासन व्यवस्था का अस्तित्व था। 10 प्रमुख गणतंत्रों की चर्चा की गई है बौद्ध काल में। जो गणतंत्र है मतलब जनता के द्वारा शासन हो रहा है, तो उन पर भी हमें मिलता है कि मतलब जो गणतंत्र है उनका अस्तित्व कैसे हुआ है और गणतंत्र की व्यवस्था कैसी थी। तो गणतंत्र का अस्तित्व हम पहले देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी में हमें गणतंत्र का सबसे पहले उल्लेख मिला है। 16 जनपदों में से जो राजकीय तंत्र है वो उसकी संरचना थी। 16 जनपदें थी, उनमें से राजकीय संरचना थी और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का भी अस्तित्व मिलता है। मतलब जो 16 जनपद थे वो तो राजकीय उस पर चल रही थी, लेकिन हमें गणतंत्र शासन का भी उल्लेख मिलता है। 10 प्रमुख गणतंत्र की चर्चा बौद्ध काल में की गई है। शक्तिशाली गणतंत्र में वैशाली की जो लिच्छवी गणतंत्र था वो क्या थी, एक शक्तिशाली गणतंत्र थी। मतलब जो लिच्छवी गणराज्य है वो क्या था, एक गणतंत्र था। तुलना एथेंस एवं स्पार्टा जैसे नगरों में विकसित गणतंत्रीय व्यवस्था से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है, तो एथेंस और जो स्पार्टा है उनकी गण व्यवस्था से या फिर उनके गणतंत्रीय व्यवस्था से इसकी गणना की गई, मतलब तुलना की गई है किसकी, वैशाली के लिच्छवियों की। तो वैशाली के लिच्छवी कैसे थे, गणतंत्र थे, और इनकी तुलना एथेंस एवं स्पार्टा से की गई है। चलिए हम देखते हैं गणतंत्र शासन की व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं। पहले तो सभा, विस्तृत सत्ता सभा में निहित होती है। मतलब इसका जो राजा होता है उसमें सारी शक्तियां निहित नहीं होती, बल्कि जो सभा होती है उसमें शक्तियां निहित होती हैं। अध्यक्ष राजा ही होता है। सभा की जो कार्य प्रणाली है वह प्रस्तावना रखने के लिए निश्चित नियम होते हैं। तो जो सभा होती है उसकी कार्य प्रणाली कैसे चलती है, तो प्रस्ताव रखने के लिए निश्चित नियम होते हैं। विरोध होने पर मामला विशिष्ट समिति को दिया जाता है। अनुशासनहीनता पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है और न्याय एवं दंड विधान न्याय के लिए कई प्रकार के न्यायालय बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जो गणतंत्र होता है उसमें देखो, पहली बात तो जो सभा होती है तो सारी शक्तियां सभा के पास होती है, राजा के पास नहीं होती। अध्यक्ष राजा होता है। इसमें सभा की जो कार्यपालिका होती है वो प्रस्ताव रखने के लिए निश्चित नियम तय करती है, वो नियम होते हैं। विरोध होने पर एक विशिष्ट समिति को बनाया जाता है। यदि अनुशासनहीनता होती है सभा में तो निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। न्याय एवं दंड विधान होता है और न्याय के लिए अलग अलग न्यायालय बनाए जाते हैं। अब आता है खारवेल की उपलब्धियां। कलिंग के चेदी वंश का शासक खारवेल था। तो कलिंग कहाँ पर पाया जाता है, अभी उड़ीसा वाले रीजन में पाया जाता है। चेदी वंश का शासक था खारवेल। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अनेक कल्याणकारी कार्य भी खारवेल ने किए हैं, जैसे तालाब खुदवाए थे और कुएं भी खारवेल ने खुदवाए थे। तो हमें खारवेल की उपलब्धियां हमें कहाँ से देखने को मिलती है, तो चेदी वंश का शासक था, कलिंग का शासक था, और जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। कल्याणकारी राज्य की हैं, जैसे कि तालाब खुदवाए हैं, कुएं खुदवाए हैं, ये इसके प्रमुख काम थे। इसके साथ हमारे जो 3 मार्कर और जो 5 मार्कर थे उसकी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।